स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हमने प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 1 कंप्लीट किया है और अब हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, C4 पादपों की मीजोफिल कोशिका के लिए क्या सत्य है। मीजोफिल कोशिकाएं छोटी आकृति की होती है, इनमें ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है और रुबिस्को एंजाइम होता है या सघन आंतरिक परत होती है। तो C4 पादपों में जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं यह छोटी आकृति की होती है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, आपको दिया गया है ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता पर प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट का कारण है। पास्चर प्रभाव, इमर्शन प्रभाव और वारबर्ग प्रभाव और रिचमंड लेक प्रभाव। तो ऑक्सीजन की जब सांद्रता उच्च हो और प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट होती है तो इसे हम कहते हैं वारबर्ग प्रभाव। यह आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, प्रकाश श्वसन के लिए क्या सही है। केवल हरित लवक में होता है या सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में मिलता है या C3 पादपों में उत्पादकता का ह्रास या ATP अणु मुक्त करता है। तो यहाँ पर प्रकाश श्वसन केवल हरित लवक में होता है, ये भी हम कंप्लीटली नहीं कह सकते। दूसरा है, सभी प्रकाश संश्लेषी प्रारूपों में मिलता है, सभी पादपों में प्रकाश श्वसन होता है, ऐसा नहीं है। और C3 पादपों में उत्पादकता का ह्रास होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो पादप C3 पादप है जहाँ पे C3 साइकिल चलती है और वहाँ पर जब CO2 की सांद्रता कम हो जाती है तो रुबिस्को ऑक्सीजन से क्रिया करके प्रकाशीय श्वसन करता है और ऐसी स्थिति में जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। इसी वजह से प्रकाशीय श्वसन की कोई उपयोगिता नहीं है पादप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण तो होता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे उत्पादकता कम हो जाती है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। संतुलन बिंदु क्या होता है। देखिए, संतुलन बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों की रेट बराबर हो जाती है, दोनों बराबर हो जाते हैं, उसे हम संतुलन बिंदु कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन नहीं होता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की दर बराबर होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर बराबर हो जाती है उसे हम कहते हैं संतुलन बिंदु। रेस्ट तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। जहां पूरा भोजन जो प्रकाश संश्लेषण में बनता है प्रयुक्त होता है, जब पौधे में पर्याप्त जल पाया जाता है ताकि पौधों की आवश्यकता पूर्ति हो सके। तो यहाँ पे सही आंसर आपका यही होगा कि जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर और रेस्पिरेशन ये दोनों इक्वल हो जाते हैं वही संतुलन बिंदु होता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। सूर्य का प्रकाश, तापमान और आंतरिक CO2 की सांद्रता और जल। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण के लिए हम बात करते हैं ना, तो CO2 जो होता है यह एक सीमाकारी कारक की तरह भी कार्य करता है और CO2 की सांद्रता यह प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। तो ये आपका सही आंसर होगा। जल की कमी होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, क्योंकि जल की जब कमी होगी तो प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ऐसा क्यों। रंध्रों के बंद होने से CO2 की आपूर्ति कम हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्ण का सतही क्षेत्रफल घट जाता है और पत्तियों के स्फीति दाब बढ़ जाता है। जब भी जल की कमी होती है तो पादप का पहला कार्य ये होता है वाष्पोत्सर्जन को कम करना। और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को कम कैसे किया जा सकता है, रंध्रों को बंद करके, स्टोमेटास को बंद करके। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए पौधे अपने पत्तियों के स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं और जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो पौधों को CO2 नहीं मिल पाती, क्योंकि CO2 रंध्रों के माध्यम से ही पादप के अंदर आती है और जब तक CO2 का फिक्सेशन नहीं होता, जब तक पादपों को CO2 नहीं मिलती, तब तक प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो पहला रीजन बताया गया ये तो बिल्कुल सही है कि रंध्रों को बंद होने से CO2 की आपूर्ति कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्ण सतह क्षेत्रफल घटता है
और जब यहाँ पे रंध्र बंद हो जाते हैं तो सतही क्षेत्रफल में भी कमी आती है, कम से कम गैसों का आदान प्रदान हो पाता है, तो ये भी यहाँ पे सही है। और पत्तियों के कोशिका के स्फीति दाब बढ़ता है, तो ये यहाँ पे गलत है और आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। केम पाथवे आपको पता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये किसमें पादपों में सहायता करता है? जनन में, जल संरक्षण में, द्वितीयक वृद्धि में और रोग प्रतिरोधक पादपों में। तो क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ये एक विशेष प्रकार का मेटाबॉलिज्म होता है, विशेष प्रकार के पादपों में पाया जाता है जहां पे जल की कमी होती है। तो जहां पे जल की कमी होती है वहां पे जल को सुरक्षित करने के लिए केम पाथवे होता है। तो केम पाथवे ज्यादातर जो मरुद्भिद पादप होते हैं, ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, वहां पे केम पाथवे चलता है। इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में इसके बारे में है नहीं, लेकिन आपको फुल फॉर्म तो याद रखना है। इसको बोलते हैं क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके सेकंड। एक CO2 स्थिरीकरण के कार्बनीकरण पद में क्रमशः कितने ATP और NADPH2 आवश्यक होते हैं? तो जब भी हमें CO2 का फिक्सेशन करना होता है तो CO2 के फिक्सेशन के लिए कार्बोनिकीकरण में, देखिए जब भी CO2 का फिक्सेशन करना होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोनीकरण पद, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिफिकेशन। तो आपको पता है कि फिक्सेशन की प्रक्रिया 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, और जो पहला स्टेप होता है वहां पे ना तो ATP का फॉर्मेशन होता है और ना ही NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ना तो ATP की आवश्यकता है और ना NADPH2 की आवश्यकता है। यहाँ पे कार्बन के फिक्सेशन के लिए रुबिस्को एंजाइम काम करता है, तो उसकी सहायता से कार्बन का फिक्सेशन होता है। आगे चलेंगे। गेहूं में सुक्रोज के निर्माण के लिए केल्विन चक्र के कितने चक्कर ATP NADPH की आवश्यकता होगी? देखिए बात हो रही है सुक्रोज की, और जो सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल होता है, ये एक मॉलिक्यूल, तो आपके यहाँ पे ये जो एक मॉलिक्यूल होता है सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आपके 3PGAL देता है, 2 आपको DHAP देता है, तो आपको DHAP देता है। और इस पूरी प्रोसेस में अगर जैसे 2 मॉलिक्यूल 3PGAL और 2 मॉलिक्यूल DHAP आपको बनाने हैं, जो कि सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल से बनता है। सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल आपको 2 मॉलिक्यूल 3PGAL देगा, 3PGAL, और 2 मॉलिक्यूल देगा DHAP। तो इसके लिए कितने NADPH2 और कितना आपको ATP चाहिए? तो इसके लिए 12 मतलब एक के लिए बता रही हूँ मैं आपको, एक मॉलिक्यूल के लिए आपको 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है, NADPH2 की आवश्यकता होती है, और लगभग आपको आवश्यकता होती है 18 ATP की। ठीक है, 18 ATP की। तो यहाँ पर आप मैच कर लीजिए, 2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए कितना चाहिए? ATP यहाँ पे 36 हो जाएंगे, क्योंकि 1 से आपको मिल रहे 18, 1 से 18, तो 2 से कितने ATP हो गए? 36 ATP, और 1 के लिए 12, तो 2 के लिए 24 NADPH2। और यहाँ पे केल्विन साइकिल कितनी बार चलेगी वो भी देखना है। तो यहाँ पर जो केल्विन साइकिल चलने वाली वो 12 बार चलेगी, 12 बार केल्विन साइकिल चलेगी, 36 ATP बनेंगे और 24 NADPH2 बनेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे रहेगी। एक साइकिल चलती है, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर ये एक साइकिल, या फिर एक सुक्रोज के मॉलिक्यूल से हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP मिलते हैं, और ये तब मिलते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा हमें 12 NADPH2 और 18 ATP रिक्वायर्ड होते हैं। तो 2 के लिए आपको जस्ट डबल कर दीजिए। केल्विन चक्र को C3 चक्र क्यों कहा जाता है? केल्विन चक्र को C3 चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो प्रथम स्थायी कार्बनिक यौगिक बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं C3 चक्र। देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ है। प्राथमिक CO2 ग्राही
3 यौगिक होता है, 3 कार्बन वाला यौगिक होता है और कई मध्यवर्ती यौगिक C3 यौगिक होते हैं। प्रथम स्थायी उत्पाद 3PGA होता है जो कि C3 यौगिक होता है। प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। तो ये तो आपका नहीं होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम ग्राही C3 यौगिक वाला होता है और ये भी गलत है। तो सही आंसर ये है क्योंकि जो प्रथम स्थायी उत्पाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिक एसिड बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है, इसको बोलते हैं 3PGA। निम्न में से कौन सा श्वसन के लिए सबसे अनुकूल क्रियाधार है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। वैसे तो श्वसन चारों के द्वारा हो सकता है, लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है? तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वोशेंट आपको पता है कि रेस्पिरेटरी क्वोशेंट यहाँ पे इक्वल हो जाता है CO2 की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा, ये दोनों बराबर रहती है, इस वजह से। ग्लाइकोलाइसिस पाई जाती है सूत्रकर्णिका में, हरित लवक में, कोशिका द्रव्य में, पेरोक्सिसोम में। तो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है। क्रेब चक्र के घटनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है कि जब क्रेब साइकिल चलती है तो यहाँ इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। पहला लिखा हुआ है एसिटाइल कोएंजाइम, फिर लिखा हुआ है सिट्रेट, फिर लिखा हुआ है पाइरूवेट। क्योंकि मैंने यहाँ पे पाइरूवेट देखा इसलिए मैंने यहीं पे इसको गलत कर दिया। एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिट्रेट एसिड और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बिल्कुल सही है, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसी के साथ नीचे वाला भी देख लेते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल सीक्वेंस गलत है। पहले आता अल्फा कीटोग्लूटारिक, फिर आता सक्सिनिक, फिर आता मैलिक। तो ये आपका गलत है और ये सभी गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल सही है। यदि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए अणु क्रेब चक्र में पाए जाते हैं तो कितने ATP अणु चक्र में प्रत्यक्ष रूप से संश्लेषित होंगे? एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 1 ATP प्रत्यक्ष रूप से बनता है। प्रत्यक्ष पूछा है इसने, ठीक है, आपसे पूछा है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 1 बनता है, तो 2 से कितने बनेंगे? 2। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है 2 एसिटाइल कोएंजाइम अणु क्रेब चक्र में पाए जाते हैं तो कितने ATP बनेंगे? 2 बनेंगे। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 1 और तो 2 से बनेंगे 2। ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP का निर्माण होता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है, इसका मतलब ये क्रेब साइकिल के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और जब क्रेब साइकिल में हम देखते हैं तो कितने यहाँ पर आपके ATP बनेंगे, कितने NADPH2 बनेंगे, कितने FADH2 बनेंगे, वो आपको बताना है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम NADH2 की बात करें, NADH2 या NADH, ठीक है, और FADH की बात करें, FADH2 की बात करें या फिर ATP की बात करें, इसको हम GTP भी लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर NADH2 की बात करते हैं, ये कितने बनते हैं? तो यहाँ ये बनते हैं आपके 6 NADH2। अब एक NADH2 इक्वल है 3 ATP के, तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए आपके 18, ठीक है। 6 NADH2 बनते हैं तो एक NADH2 का मतलब है 3 ATP, तो 6 का मतलब कितने हो गए? 18 ATP हो गए, राइट। FADH2 कितने होते हैं? 2 होते हैं और एक FADH2 से 2 ATP, तो 2 FADH2 से कितना हो गया यहाँ पे? 4 ATP, ठीक। और ये कितने बने हैं? तो ये आपके बने हैं यहाँ पर टोटल 2 ATP, क्योंकि एक बार साइकिल चलती है तो 1 बनता है, तो 2 बार चलेगी तो यहाँ पे ये 2 बनेंगे। पता है ना आपको कि 6 तो NADH2 बनते हैं, 2 आपके FADH2 बनते हैं, 1 ATP बनता है। तो एक मतलब यहाँ पर 2 FADH2 और 2 ATP लिखेंगे, 2 ATP। तो यहाँ पर आपके 2, तो 2 ATP यहाँ पे हो गए। अब आप काउंट कर लीजिए, 18 और 2 20 और यहाँ पे हो गए 24 ATP। तो यहाँ पे 24 ATP का फॉर्मेशन होगा एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में। तो आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट।
पादप कोशिका में वसा के पाचन में क्या सहायक होता है? वसा के पाचन के लिए पादप कोशिका में इनमें से क्या पाया जाता है? लवककाय, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम और सूक्ष्म कणिकाएं। तो यहाँ पे सूक्ष्म नलिकाएं, तो यहाँ पे आएगा आपके ग्लाइकोक्सिसोम। पादप कोशिका में वसा के पाचन के लिए होता है ग्लाइकोक्सिसोम। एक से कम श्वसन गुणांक प्रदर्शित करता है। जब एक से कम है तो क्या है? श्वसनी क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग नहीं है, ये आपके गलत है, क्योंकि जब भी कार्बोहाइड्रेट का होता है तो ये बिल्कुल बराबर आता है। श्वसनी क्रियाधार के रूप में कार्बनिक अम्ल का उपयोग, अश्वसनी क्रियाधार के रूप में ऑक्सीकरण में मुक्त हुई CO2 से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग। श्वसनी क्रियाधार के ऑक्सीकरण में मुक्त हुई CO2 से कम ऑक्सीजन का प्रयोग। तो यहाँ पे अगर श्वसन गुणांक 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का अधिक उपयोग हुआ है, ठीक है, और मुक्त हुई CO2 से अधिक ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो इसमें आ जाएगा आपके आंसर 3rd। नेक्स्ट है, सूक्ष्म पोषकों के अभाव से न केवल पौधों की वृद्धि ही प्रभावित होती है, वरन जीवन आवश्यक कार्य भी, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन प्रवाह भी प्रभावित होते हैं। नीचे दिए जा रहे तीन तत्वों के किसी एक वर्ग के तीनों तत्व प्रकाश संश्लेषी और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन परिवहन दोनों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र को इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। और आसान सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। साइटोक्रोम आते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में, वो किसके बने होते हैं? कॉपर मेन रोल होता है, सबसे मेन रोल तो कॉपर का ही होता है, मैग्नीज का ऑफ है। तो यही आपका आंसर आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में हमने पढ़ा भी है। देखिए यहाँ पे ये धनिये का चित्र आपको दिखाया गया है और धनिये के बारे में बताया गया है कि ये जो धनिया है, ये जब बहुत अर्ली स्टेज में होता है तो वो ऐसा आपको दिखाई देता है, लेकिन बाद में वो ऐसा हो जाता है, पत्तियां उसकी इंटैक्ट हो जाती हैं। ठीक, तो ये क्या बता रहा है? अर्ली स्टेज में आई थिंक ऐसा होता है और बाद में जाके ऐसा हो जाता है परिपक्व अवस्था में। तो दिए गए चित्र में ये क्या प्रदर्शित करता है? विकासात्मक विषमपर्णता, पर्यावरणीय विषमपर्णता और हेटेरोब्लास्टिक विषमपर्णता और पुनः विभेदन। ये यहाँ पे विषमपर्णता का तो उदाहरण है, हेटेरोफिली का उदाहरण है। अब हेटेरोफिली किसकी वजह से हुई है? तो ये पर्यावरण प्रभाव की वजह से हुई है। पर्यावरण की वजह से यह विषमपर्णता देखने को मिलती है धनिये के अंदर, बटरकप के अंदर। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, तो वो जो आपको एनसीईआरटी में दिए गए आपको वो वही याद रखने, सिर्फ जैसे बटरकप है और आपकी धनिया है, इसके बारे में हेटेरोफिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड बताया गया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोशिका है, इसमें विभाजन होता है, एक कोशिका स्थायी हो जाती है, फिर ये पुनः विभाजन करती है। फिर ये जब पुनः विभाजन करती है तो ये कोशिका इस तरह से यहाँ पे स्थायी हो जाती है, फिर ये कोशिका दोबारा विभाजन करती है, फिर एक और कोशिका यहाँ पे स्थायी हो जाएगी, फिर ये कोशिका दोबारा विभाजन करेगी। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो एक कोशिका लगातार विभाजन करती जा रही है, ये कौन से प्रकार का है? एक होता है आपके ज्यामितीय ग्रोथ होती है और एक होती है अंकगणितीय। देखिए ज्यामितीय में क्या होता है, अंकगणितीय में क्या होता है? अंकगणितीय में ये कोशिका है, ये विभाजन करेगी, एक विभाजन करेगी, एक स्थायी हो जाएगी, स्थायी हो गई, फिर ये विभाजन करेगी, फिर ये कोशिका स्थायी हो जाएगी, फिर ये विभाजन करेगी, फिर ये कोशिका विभाजन करेगी, तो ये एक स्थायी हो जाएगी, एक विभाजन करेगी। इस प्रकार से ये अंकगणितीय वृद्धि होती है। लेकिन ज्यामितीय में किस प्रकार से होती है? ज्यामितीय में ये कोशिका, ये विभाजन, फिर ये भी विभाजन करती है, फिर ये भी विभाजन करती है। तो आगे आने वाली जितनी भी कोशिकाएं वो लगातार विभाजन करेगी, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। तो यहाँ पे ये बताया गया है ये अंकगणितीय ग्रोथ है। वातावरण एवं जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के प्रति प्रतिक्रिया में भिन्न भिन्न पथ का पालन करने तथा भिन्न भिन्न संरचना वाले पादप की योग्यता कहलाती है। तो यहाँ बताया गया है कि वातावरण और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में, एक तो वातावरण की वजह से विषमपर्णता आती है और
जीवन की अलग अलग अवस्था में, से युवा अवस्था में और वयस्क अवस्था में विषमपर्णता देखने को मिल रही है। तो यह किसकी वजह से हो रहा है? प्रत्यास्था की वजह से, या वृद्धि दक्षता की वजह से, या प्लास्टिसिटी की वजह से, या हाइड्रोफिली। तो इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। और ये पूरा टॉपिक आपके दिया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आगे चलेंगे। जो के भ्रूणपोष में अल्फा एमाइलेज के प्रेरण का परीक्षण किसके लिए जैवमापन है? जिब्रेलिन के लिए, इथाइलिन के लिए, ऑक्सीन के लिए, साइटोकाइनिन के लिए। तो यहाँ पे बायोअसे के बारे में पूछा गया है, और जो के भ्रूणपोष में अल्फा अमाइलेज के प्रेरण का परीक्षण है ये, तो ये जिब्रेलिन के लिए किया जाता है। इसमें आपका आंसर आ जाएगा जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन साइटोकाइनिन किसके द्वारा पर्ण जीर्णता में देरी में सहायक है? मतलब यहाँ पे जो लीफ है, तो लीफ की जो एजिंग होती है उसको डिले कौन कर सकता है? साइटोकाइनिन। जड़ के द्वारा जल अवशोषण में वृद्धि करके, या कार्बनिक विलेय की स्थानांतरण में वृद्धि करके, पोषक गतिशीलता को प्रेरित करके, और अपस्थानिक कलिका का निर्माण करके। अब यहाँ पे हमें आंसर बताना है कि साइटोकाइनिन का क्या कार्य है। तो इसमें आपका आंसर आएगा थर्ड। साइटोकाइनिन क्या करता है कि जो पोषक तत्व हैं उनकी गतिशीलता को प्रेरित करता है, जिसकी वजह से पर्णजीर्णता में देरी आती है। आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन, कि किस तरह से मिनरल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो पुरानी पत्तियां होती हैं, ये पुरानी पत्तियां झड़ने से पहले अपने जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं वो नई पत्तियों को दे देती है, और ये जो पोषक पदार्थ आते हैं जाते हैं, इनका जो गमन होता है वो साइटोकाइनिन की वजह से होता है। इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। निम्न में से कौन सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि उचित रूप ले सके? देखिए, लंबेपन के लिए उत्तरदायी है जिब्रेलिन। आपने जिब्रेलिन के बारे में सुना होगा। एक जब ये चावल की खेती कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने देखा था कि तना लंबा होता जा रहा है लेकिन मोटा नहीं हो रहा है। जिब्रेला फ्यूजोकोरा एक फंजाई है, उसकी वजह से। तो वो जिब्रेलिन की वजह से लंबाई बढ़ती है, और आंसर आ जाएगा आपके सेकंड। किसके उपयोग के द्वारा दीर्घ दिवस पादपों में लघु दिवस अवस्था में भी पुष्पन प्रेरित किया जा सकता है? तो पुष्पन की प्रेरक पे जो ये जो प्रेरण होता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, BAP, ABA, GA3 और यहाँ पे PAA। तो GA3 यही पुष्पन की प्रक्रिया में लघु दिवस अवस्था में भी पुष्पन प्रेरित किया जा सकता है GA3 के द्वारा। हमें यहाँ पे मैच करना है, ऑक्सीन का कार्य क्या है, साइटोकाइनिन का कार्य क्या है, ABA का कार्य क्या है, इथाइलिन का कार्य क्या है। तो ए का यहाँ पे ऑक्सीन किसकी तरह कार्य करेगी? ऑक्सीन शीर्ष प्रभाविता को दूर करना, तिहरी प्रतिक्रिया और खरपतवार नाशी और बीज का विकास। यदि बीज के विकास की बात करें तो बीज के विकास में आ जाएगा आपके साइटोकाइनिन, है ना। डी में आपके यहाँ पे फोर्थ है, तो फोर्थ में आपके आ जाएगा ABA। बीज के विकास के लिए उत्तरदायी है ABA। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है साइटोकाइनिन का कार्य क्या होगा? तो यह साइटोकाइनिन शीर्ष प्रभाविता को दूर करने का कार्य करता है, और ऑक्सीन का खरपतवार नाशी के रूप में, और इथाइलिन का प्रयोग होता है तिहरी प्रतिक्रिया में। तो ये आपका सही मैच है। इसमें आ जाएगा आपके फर्स्ट। ए में आ रहा है आपके थर्ड, खरपतवार नाशी के रूप में कार्य करता है ए, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है शीर्ष प्रभाविता को दूर करने का कार्य करता है साइटोकाइनिन, तो बी में फर्स्ट। तो यहाँ पे ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, और सी में ABA जिसका कार्य होता है बीज के विकास, तो सी में आ रहा है आपके फोर्थ, और डी में आपके आ रहा है सेकंड। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। प्रकाश दीप्त कालिका सर्वप्रथम किसमें खोजा गया था? प्रकाश दीप्त कालिका को
सबसे पहले तंबाकू, आलू, टमाटर, कपास, इनमें से किस में खोजा गया था? तो यहाँ पे तंबाकू के अंदर सबसे पहले फोटोपीरियडिज्म को खोजा गया। दीर्घ दिवसीय पादपों में पुष्प उत्पन्न होंगे जब उन्हें क्या दिया जाएगा? मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स में पुष्पन की प्रक्रिया कब होगी? किसी भी अवधि का प्रकाश, क्रांतिक दिवस लंबाई से ज्यादा प्रकाश और 12 घंटे से ज्यादा का प्रकाश और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब लॉन्ग डे प्लांट्स की हम बात करते हैं तो उन्हें क्रांतिक तापमान से, क्रांतिक प्रकाश से यदि अधिक प्रकाश दिया जाए तो उनमें पुष्पन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सेकंड। बसंतीकरण जिसे हम कहते हैं वर्नलाइजेशन, जो कि कम तापमान पे होता है, ये कौन से पादपों में पुष्पन प्रेरित करते हैं? जमीकंद, हल्दी, गाजर और अदरक। तो ये गाजर में उत्पन्न करता है वर्नलाइजेशन। यहाँ पे आप देखिए, ये आपको बताया गया है फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर अबोव, तो क्रिटिकल फोटोपीरियडिज्म के अबोव और बिलो, इसे हम क्या कहेंगे ये बताना है। ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है? तो ए यहाँ पर दिवस उदासीन पादप है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर भी दिवस, दीर्घ दिवस लिखा हुआ है, यहाँ पे लघु दिवस दिया हुआ है, और यहाँ पे दिवस उदासीन पादप है, ये तो ये भी सही है और ये भी सही है। वो डे न्यूट्रल है, ए वाला आपका डे न्यूट्रल प्लांट है। बी वाला भी आप बता सकते हो, बी वाला जिसको क्रिटिकल फोटोपीरियडिज्म के अबोव लाइट चाहिए तो उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ दिवस पादप। तो बी वाला है दीर्घ दिवस लॉन्ग डे प्लांट, इसे हम कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट। और ये आपका शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है, ये है आपका शॉर्ट डे प्लांट्स। तो मैच कर लीजिए, यहाँ पे लघु दिवस है जो गलत है, ये लघु गलत है, यहाँ पे ये ऑलरेडी गलत है, तो आपका आंसर मैच हो रहा है इससे। ए है डे न्यूट्रल, बी है आपका लॉन्ग डे प्लांट और सी है आपका शॉर्ट डे प्लांट। यदि लघु दिवस पादप व दीर्घ दिवस पादप के पुष्प उद्दीपन को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाए तो असत्य कथन का चुनाव करना है। लघु दिवस व दीर्घ दिवस दोनों पादप में पुष्पन संदमित होगा और वे दिवस निष्क्रिय पादपों की भांति व्यवहार करेंगे, और पहला और दो दोनों ही सही है, केवल लघु दिवस पादप में पुष्पन संदमित होगा। जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रकाश के उद्दीपन से संबंधित, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि लघु दिवस पादप और दीर्घ दिवस पादप के पुष्प उद्दीपन को प्रकाश की उपस्थिति से तोड़ा जाए, मतलब एक लॉन्ग डे प्लांट है और एक शॉर्ट डे प्लांट है और उसे हम बीच बीच में लाइट दे रहे हैं, तो उनके पुष्पन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लघु दिवस व दीर्घ दिवस दोनों पुष्पन संदमित होगा? ऐसा नहीं है, दोनों ही संदमित होंगे। वे दिवस निष्क्रिय पादपों की भांति व्यवहार करेंगे? ऐसा भी नहीं होगा, और केवल लघु दिवस पादपों में पुष्पन संदमित होगा। तो यहाँ पे आपका ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब कि ये पहला स्टेटमेंट भी गलत है और सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है। जब भी लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट्स में जब हम लाइट का इंटरप्शन देते हैं तो ज़्यादातर जो आपके शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उन पर प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर ये सही है। पौधों में प्रकाश का महत्व, यह फोटोसिंथेसिस के लिए है, वृद्धि गति के लिए, हार्मोन वितरण के लिए, इन सभी के लिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का महत्व है। पुष्पन के लिए भी है, वृद्धि के लिए है और हार्मोन के वितरण के लिए भी है। नेक्स्ट है प्रति आयुकरण हार्मोन क्या होता है? प्रति आयुकरण हार्मोन ऑक्सीन और इथाइलिन और एबीए और साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन ये प्रति आयुकरण हार्मोन है। फाइटोट्रोन किससे संबंधित है? फाइटोट्रोन नियंत्रित विकिरण और उत्परिवर्तनों का उत्प्रेरण, नियंत्रित नमी और नियंत्रित वातावरण में पादपों की वृद्धि। तो फाइटोट्रोन का मतलब है कि नियंत्रित वातावरण में पादपों की वृद्धि करवाना, इसे हम कहते हैं फाइटोट्रोन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके 4। तो ये आपके 34 क्वेश्चंस थे और इसके बाद भी हम मल्टीपल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है। जैसा मैंने आपको
पहले की क्लासेस में भी बताया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।